हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 111 क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब हॉब्स थियरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें थॉमस हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थियरी को डिटेल में समझाना है। हमें बताना है कि हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर को कैसे सोचा, लोगों ने गवर्नमेंट बनाने का फैसला क्यों लिया और सॉवरेन को कितनी पावर मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी बताना है कि इस थियरी का मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पर क्या इम्पैक्ट हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक फिलोसॉफिकल आइडिया है जिसमें लोग अपने राइट्स को एक्सचेंज करके एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और गवर्नमेंट बनाते हैं। थॉमस हॉब्स 17वीं सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर, जिन्होंने अपनी बुक लेवायथन 1651 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थियरी दिया। उनके हिसाब से लोग अपने कुछ नेचुरल राइट्स एक स्ट्रॉन्ग सॉवरेन को देते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो और समाज में शांति बनी रहे। उनका मॉडल एब्सोल्यूट अथॉरिटी को सपोर्ट करता है। मेन बॉडी। 1, हॉब्स का ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर का नजरिया। हॉब्स कहते हैं कि इंसान अपने स्वभाव में सेल्फिश और डरपोक होते हैं और हमेशा अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर में ना कोई कानून होता है, ना मोरालिटी, सिर्फ डर और असुरक्षा होती है। हॉब्स कहते हैं इस हालत में जिंदगी सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट होती है। एग्जाम्पल, जब देश में सिविल वॉर या इमरजेंसी होती है, लोग हॉब्स के मॉडल जैसे बिहेव करते हैं। रिसोर्सेज को हॉर्ड करना, वायलेंस, ईटीसी। 2, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत। इस केओस से बचने के लिए लोग आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। हर आदमी अपना कुछ हक एक सॉवरेन अथॉरिटी को दे देता है। सॉवरेन एक व्यक्ति हो सकता है जैसे किंग, या एक ग्रुप जैसे पार्लियामेंट, लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। थियरी डिटेल। सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता, इसलिए उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसका मेन रोल होता है पीस और लॉ बनाना। 3, सॉवरेन के पावर और नेचर। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सॉवरेन की पावर लिमिटलेस और अनडिवाइडेड होती है। लोगों को रिवोल्ट करने का हक नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से दोबारा एनर्की आ सकती है। सॉवरेन लॉ बनाता है, पनिशमेंट देता है और अगर जरूरत हो तो रिलीजन को भी कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन। हॉब्स का थियरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे पैंडेमिक या वॉर जैसे क्राइसिस में सरकार को स्ट्रॉन्ग पावर देना। 4, हॉब्स का इम्पैक्ट और क्रिटिसिज्म। हॉब्स ने मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट और स्टेट लेजिटिमेसी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, लेकिन उनकी थियरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है क्योंकि उनका व्यू ह्यूमन नेचर के लिए काफी नेगेटिव है। बाद के थिंकर्स जैसे जॉन लॉक और रूसो ने ज्यादा डेमोक्रेटिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज दी। कंपैरिजन। लॉक कहता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी राइट्स रखते हैं और अगर रूलर गलत काम करे तो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी बताता है कि सरकार की जरूरत क्यों होती है और उसकी अथॉरिटी का बेस क्या है। उनका मॉडल अथॉरिटी को इम्पोर्टेंस देता है, पर उनके आइडियाज ने मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट को बहुत इन्फ्लुएंस किया। आज भी हम सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हॉब्स के थियरी का मेन पॉइंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन व्हाई मैकियावेली आर्ग्यूड दैट द स्टेट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन मोरालिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मैकियावेली के पॉलिटिकल विचार को समझाना है, जिसमें वो कहते हैं कि एक रूलर के लिए सबसे जरूरी काम स्टेट की सुरक्षा और पावर को बनाए रखना है, चाहे उसके लिए मॉरल या अनएथिकल तरीके क्यों ना अपनाने पड़े। हमें इसका बैकग्राउंड, रीजनिंग और द प्रिंस की मैं बातें एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। निकोलो मैकियावेली एक रेनेसां पीरियड के पॉलिटिकल थिंकर थे, जिनकी मशहूर किताब द प्रिंस है। उन्होंने पॉलिटिक्स को मोरालिटी से अलग सोचने का तरीका दिया। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली और स्टेबल स्टेट बनाना हाई रूलर का मेन काम है, चाहे उसके लिए कुछ अनएथिकल स्टेप्स भी क्यों ना लेने पड़े।
इस आंसर में हम देखेंगे कि उन्होंने मोरालिटी से ऊपर स्टेट को क्यों रखा। मेन बॉडी। 1. ऐतिहासिक संदर्भ और मैकियावेली का नजरिया। मैकियावेली इटली के ऐसे समय में जीते जब राजनीतिक अस्थिरता थी। हर तरफ युद्ध, साजिश और गद्दारी होती थी। ऐसे में मॉरल वैल्यूज किसी को बचा नहीं पा रही थी। इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल और इफेक्टिव रूल पे फोकस किया, ना कि आइडियल या मॉरल रूल्स पे। 2. पॉलिटिकल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट। मैकियावेली ने पॉलिटिकल रियलिज्म का आइडिया दिया, जिसमें पॉलिटिक्स ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड होती है, ना कि कुछ हाई मॉरल आइडियल्स पे। द प्रिंस में उन्होंने लिखा कि रूलर को अच्छा ना होना भी सीखना चाहिए जब जरूरत हो। अगर झूठ बोलना या किसी को धोखा देना स्टेट को बचा सकता है, तो रूलर को वो करना चाहिए। उनका कहना था कि ज्यादा ईमानदारी या दया रूलर के लिए खतरनाक हो सकती है। 3. मोरालिटी वर्सेस राजनीति का फर्क। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स कहते थे कि राजा को मॉरली गुड होना चाहिए। मैकियावेली इससे अलग सोचते थे। उनके लिए राजा का काम था पावर और स्टेट को बचा के रखना। उनका मशहूर कोट है, एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब अगर रिजल्ट स्टेट के लिए अच्छा है तो मेथड कुछ भी हो सकता है। उनके लिए इफेक्टिवनेस ज्यादा जरूरी थी, ना कि मॉरल वैल्यूज। 4. हिस्ट्री और द प्रिंस के एग्जाम्पल्स। द प्रिंस में उन्होंने चेज़रे बोर्जिया जैसे रूलर्स के एग्जाम्पल्स दिए जो रूथलेस द पर सक्सेसफुल भी। मैकियावेली उन रूलर्स को एडमायर करते थे उनकी पावर और कंट्रोल के लिए, ना कि उनकी गुडनेस के लिए। वो कहते थे कि रूलर को पब्लिक में टू मोरल दिखना चाहिए, लेकिन प्राइवेट में टफ डिसीजंस लेने चाहिए, चाहे वो अमोरल क्यों ना हो। यह डुअल रोल उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट पार्ट था। कंक्लूजन। मैकियावेली ने जब कहा कि स्टेट मोरालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने एक नई पॉलिटिकल थिंकिंग की शुरुआत की। उनका फोकस था रिजल्ट और प्रैक्टिकल रूलिंग पर, ना कि एथिकल थियरी पर। आज भी उनके आइडियाज कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिक्स की फाउंडेशन रखी। उनके लिए स्टेट का बचा रहना सबसे बड़ा गोल था, और अगर मोरालिटी सैक्रिफाइस करनी पड़े, तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. डिस्क्राइब लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को एक्सप्लेन करना है। इसमें बताना होगा कि लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर क्या बताया, लॉ गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं, कॉन्सेंट का क्या रोल है, नेचुरल राइट्स क्या है, और जब गवर्नमेंट फेल हो जाए तो रिवोल्ट का राइट क्यों मिलता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जॉन लॉक एक 17th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर जो लिबरल पॉलिटिकल थॉट के मेन थिंकर माने जाते हैं। उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ये बताता है कि लोग अपने नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संविदा बनाते हैं। उनकी थियरी इंडिविजुअल कॉन्सेंट और रैशनैलिटी पर बेस्ड थी। उनके आइडियाज ने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन पर भी गहरा प्रभाव डाला। मेन बॉडी। 1. स्टेट ऑफ नेचर और नेचुरल राइट्स। लॉक कहता है कि पॉलिटिक्स से पहले एक स्टेट ऑफ नेचर होती है जहां सब लोग फ्री और इक्वल होते हैं। इस स्टेट में सबको नेचुरल राइट्स मिलते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। लेकिन कोई कॉमन अथॉरिटी ना होने से डिस्प्यूट्स और इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। 2. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग मिलकर एक सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट बनाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लोगों के बीच होता है, जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होती है और ये पब्लिक कंसेंट पर बेस्ड होती है। 3. सरकार का रोल और कानून। लॉक कहता है कि सरकार का मेन रोल होता है नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट सिर्फ लॉ के थ्रू काम करे, किसी इंडिविजुअल की मर्जी से नहीं। जो लॉ लोगों की परमिशन के बिना बनता है, वो वैलिड नहीं है। इससे रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। 4. रिवोल्ट का अधिकार। अगर सरकार टायरानिकल बन जाए और लोगों के राइट्स तोड़ दे, तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। ऐसे में लॉक कहता है कि सिटीजन्स के पास रिवोल्ट करने का राइट होता है। यह आइडिया काफी रेवोल्यूशनरी था और कई डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स का बेस बना। 5. प्रभाव और लेगेसी। लॉक के विचार से अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को इंस्पिरेशन मिला। उनका फोकस राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट और कंसेंट पर था, जो आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का बेस है। कंक्लूजन। लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी एक ऐसा मॉडल देता है जिसमें सरकार का काम होता है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना।
कंसेंट और अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट ने मॉडर्न डेमोक्रेसी को जन्म दिया। आज भी उनके आइडियाज फ्रीडम और जस्टिस की डिस्कशन में काफी रेलेवेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Private and public morality. B. Postmodernist interpretation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक अप्रॉक्स 200 वर्ड्स में। पहले पार्ट में हमें यह समझाना है कि प्राइवेट और पब्लिक मोरालिटी क्या होती है और पॉलिटिकल लाइफ में इनका क्या रोल है। दूसरे पार्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म के थ्रू पॉलिटिकल थॉट को कैसे समझा जाता है ये बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल फिलॉसफी में वैल्यूज और एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। 2 ऐसे ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, मोरालिटी जो पर्सनल और पब्लिक दोनों हो सकती है, और पोस्ट मॉडर्निज्म जो ट्रेडिशनल थियरीज को नए नजरिए से देखने की कोशिश करता है। मोरालिटी सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच के रिलेशन को समझाता है और पोस्ट मॉडर्निज्म पुरानी सोच को चैलेंज करता है। ए. प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और डिफरेंस। प्राइवेट मोरालिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पर्सनल बिलीफ्स और उनका अपने जीवन में व्यवहार। पब्लिक मोरालिटी का मतलब होता है वो वैल्यूज जो सोसाइटी या पब्लिक लाइफ में फॉलो की जाती है, जैसे एक लीडर या ऑफिसर से उम्मीद की जाती है। 2. पॉलिटिकल लाइफ में रोल। पॉलिटिशियंस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पब्लिक मोरालिटी को फॉलो करें, चाहे उनकी प्राइवेट सोच अलग हो। एग्जाम्पल, एक नेता पर्सनली किसी राइट के अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में यूज सपोर्ट करना पड़ता है। 3. एथिकल टेंशन। कभी कभी पर्सनल और पब्लिक एथिक्स के बीच टेंशन होता है, जैसे यूथनेसिया या सेम सेक्स मैरिज जैसे मुद्दों पर। 4. थिंकर्स और एग्जाम्पल्स। जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स पब्लिक रीजन पर जोर देते हैं। महात्मा गांधी का जीवन एक मिसाल है जहां उनकी पर्सनल एथिक्स ने उनकी पब्लिक लाइफ को गाइड किया। बी. पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन। मेन बॉडी। 1. पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब। पोस्ट मॉडर्निज्म अनफिक्स्ड आइडियाज और यूनिवर्सल ट्रूथ्स को चैलेंज करता है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट में होते हैं। ये कहता है कि रियलिटी और ट्रूथ लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बनते हैं। 2. मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्रिटिक। थिंकर्स जैसे फुको और दरिडा कहते हैं कि एनलाइटनमेंट आइडियाज न्यूट्रल नहीं होते, उनमें पावर रिलेशंस छिपे होते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी बियास होती है। 3. ट्रूथ और मीनिंग का ब्रेकडाउन। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि एक ही टेक्स्ट के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक फिक्स्ड टेक्स्ट नहीं बल्कि बार बार इंटरप्रेट किया जा सकता है। 4. पॉलिटिकल थॉट पर इम्पैक्ट। यह डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को चैलेंज करता है, माइनॉरिटीज, विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की वॉइस को इंक्लूड करता है। कंक्लूजन। प्राइवेट पब्लिक मोरालिटी और पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग दोनों ही पॉलिटिकल थॉट को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। एक एथिक्स को समझाता है, दूसरा सोचने के तरीके को रीडिफाइन करता है। इनको समझना जरूरी है अगर आप डीपर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।